तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइज़ ईसा साहब की तो जो उम्मीदें हैं, वो हुँ, काफ़ी हद तक दम तोड़ गई हैं। हालाँकि उन्होंने बड़ी दौड़ लगाई हुँ, चीफ़ जस्टिस में अपनी पोज़ीशन रिटेन करने के लिए और वो आगे जाने के लिए। लेकिन यूँ लगता है कि उनकी हद तक तो ये वाज़ेह हो रहा है कि वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि जजेस की एज जो है वो हुँ, 65 ही रही है, हुँ, वो नहीं बढ़ाई जा रही। ठीक। तो चूँकि एज नहीं बढ़ाई जा रही, तो इसलिए वो हुँ, फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो वहीं पे उनकी हुँ। जो है वो रिटायरमेंट है। लेकिन ओवरऑल भी मैं तो हैरान हूँ, कोई इस मुल्क में अपने पाँव से आगे सोचने को तैयार नहीं। एक तो पहले ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा मुद्दा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाएँ, इस पे क्रिटिसिज़्म ये हो रहा था कि जी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को अकोमोडेट किया जा रहा है। तो अब ये भी वाज़ेह नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर रज़ामंद हो गई है हुकूमत, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि उन्होंने फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है या उनके लिए भी कोई एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी? नहीं, फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में तो यही है कि ही इज़ यूज्ड एंड अब्यूज़्ड। और आज उन्होंने कह भी दिया है कि मैं अब जो आज उन्होंने डायलॉग भी किया हामिद खान साहब से कि आपकी पिटीशन में अब फाइल नहीं, मैं नहीं लगा रहा, मेरे बाद लगेगी। तो हुँ, इसका मतलब ये है कि फ़ाइज़ ईसा साहब की तो जो उम्मीदें हैं, वो हुँ, काफ़ी हद तक दम तोड़ गई हैं। हालाँकि उन्होंने बड़ी दौड़ लगाई हुँ, चीफ़ जस्टिस में अपनी पोज़ीशन रिटेन करने के लिए और वो आगे जाने के लिए। लेकिन यूँ लगता है कि उनकी हद तक तो ये वाज़ेह हो रहा है कि वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि जजेस की एज जो है वो हुँ, 65 ही रही है, हुँ, वो नहीं बढ़ाई जा रही। ठीक। तो चूँकि एज नहीं बढ़ाई जा रही, तो इसलिए वो हुँ, फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो वहीं पे हुँ, उनकी जो है वो रिटायरमेंट है। लेकिन ओवरऑल भी मैं तो हैरान हूँ, कोई इस मुल्क में अपने पाँव से आगे सोचने को तैयार नहीं है। आप हुँ, देखें, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाना या प्रोविंशियल आईनी अदालतें बनाने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बना रहे हैं, आप हुँ, फेडरेशन तोड़ रहे हैं। यहाँ पहले 18वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की फेडरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया है हुँ, और इतनी सुबाहियत पाकिस्तान में फैला दी है कि हर शख्स जो है वो अब सिंधी, पंजाबी, बलोची और पख्तूनख्वा का, खैबर पख्तूनख्वा का पहले बन गया है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी बाद में बाद बन गया है। में, सही कह रहे हैं। वसाइल सारे हुँ, सूबों को दे हुँ, दिए हैं, ना कोई सर है, ना पैर है। हुँ, अब देखिए ना, पानी का मसला है। पानी के मसले के ऊपर सिंध की आईनी अदालत का व्यू प्रो सिंध होगा, पंजाब की आईनी अदालत का व्यू प्रो पंजाब होगा। इस तरह हुँ, थोड़ी हुँ। फेडरेशन चलती है। नहीं, लेकिन और अब फवाद एस्टेब्लिशमेंट साहब पे भी मैं हैरान हूँ मैं कि मैं वो एस्टेब्लिशमेंट पे आती हूँ सर, मैं उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट पे आती हूँ। चलें, वो तो अभी खामोश साइड पे बैठे हुए हैं, बज़ाहिर अमली तौर पर क्या कर रहे हैं ये अभी तक सामने नहीं आया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये इतने हफ्तों से जो एक मसला था दरपेश आईनी तरमीम के हवाले से, अब बज़ाहिर लग रहा है कि ये ऊँट किसी करवट बैठने वाला है। लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत एक कदम पीछे हट रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के क़याम से। आपको लगता है कि बाकी जो उनके एजेंडे पे शामिल थी चीज़ें, कम से कम वो पूरी हो जाएंगी अगर इस एक अहम नुक्ते से पीछे हटा जाए? देखिए, मैं तो सच्ची बात है कि अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ। मैं आपसे अभी मैंने आज लंच दिया इन्होंने हम्म, सेनेटर्स को, तो मैं ज़रा बात कर रहा था कुछ लोगों से, हम्म, दोस्तों से, कि क्या उस लंच में शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है या जो कंसेंसस है वो किधर होता लग रहा है। अब जो इस वक़्त तक सिचुएशन है वो तो ये है कि हुकूमत की 2 बड़ी डिमांड्स, यानी कि जो सारा एक पूरा मुद्दा खड़ा किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का, 26वीं आईनी तरमीम लाने का, ये 2 इसकी टाँगें थी। ये अपनी हम्म, 2 टाँगों के ऊपर खड़ा था। हम्म, एक था कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएँगे और दूसरा था कि हम मिलिट्री कोर्ट्स बनाएँगे। अब फिलहाल जो मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू हुई है, उसके बाद ये दोनों जो बुनियादी डिमांड्स हैं हुकूमत से, इससे पीछे हट गई। और अब 26वीं आईनी तरमीम का जो प्रपोज्ड जो आज ड्राफ्ट आया है, मुझे भेजा है किसी ने, उसमें ये दोनों जो हैं वो नहीं है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो नहीं है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत को ना तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मिल रही है और ना ही एस्टैब्लिशमेंट को मिलिट्री कोर्ट्स मिल रही हैं, हम्म, तो फिर ये सारा एक खेल कज़िया खेला जो क्यों इन्होंने जा रहा खड़ा है? किया, हम्म, लोगों को उठा रहे हैं, हाँ, बीवी बच्चों को उठा रहे हैं, पैसे ये बाँट रहे हैं, हम्म, अजीबो-गरीब तमाशा लगा हुआ है मुल्क हम्म, में, हम्म, और वो चीज़ें भी नहीं हो रही। तो अच्छा। ये
समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये कर क्या है। अच्छा, लेकिन फवाद साहब थोड़ी सी अगर इसको एलाबरेट कर सकें। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स वैसे अपने इंटरनली तो इदारों के अंदर मौजूद हैं, आपके ख्याल में पैरेलल इसके ये चाहते थे कि इस लेवल के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएं, और ख़बरें ये भी रहीं कि 9 मई के हवाले से जो मुल्जिमान थे उनके केसेस इसमें ले जाने थे, तो ये पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के एक अलग इंडिपेंडेंट कोर्ट्स की तश्कील थी जिसके ऊपर बात की जा रही थी। लेकिन अब वो हुआ ये कि इन्होंने का कितना बड़ा बना दिया बयानिया कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, यही सब कुछ हो गया है और इससे बड़ा क्या होना है सानहा। लेकिन जब वो केसेस अदालतों में गए हैं तो अब वहां पे कोई एविडेंस ही नहीं है। मसलन जो इस वक्त आप इमरान खान की जो अगर आप मिसाल लें, तो इमरान खान के ऊपर जब जज साहब ने पूछा कि आपके पास एविडेंस क्या है, तो इन्होंने कहा जी कि वो असल में 7 मई को एक मीटिंग की जमान पार्क में इमरान खान ने, और उस समय हमारे 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के उस मीटिंग में चले गए और उन्होंने सारी बातें सुनी। अब आप अंदाजा लगाएं इस एविडेंस के ऊपर ये कह रहे हैं इमरान खान को। और ये चूंकि कोई भी जो जज है सिविलियन साइड के इधर तो मुमकिन ही नहीं है कि ये हो, तो लिहाजा ये चाहते हैं कि एक ऐसी जहां पे एविडेंस आएगी तो फिर आप प्रोग्रामों में डिस्कस करेंगे, आप उसको जो है छानेंगे और जाहिर है लोग ठट्ठा उड़ाएंगे उसका। ये चाहते हैं कि क्लोज डोर हो जिसमें किसी को पता ही ना चले कि एविडेंस क्या है, इल्जाम क्या है, और सिर्फ सजा बाहर आ जाए कि ये सजा हो गई है। तो एक चीज ये चाहते हैं। अच्छा, दूसरा लेकिन जी जो जी मामला जी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो देखिए ये है कि हुकूमत समझती है कि ये जो स्टेटस को है ये चलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस होने चाहिए जो फैसले करने से पहले उन्हें बता दिया करें कि हम ये फैसला करेंगे और उसमें हमारी मर्जी भी शामिल कर लिया करें। अब ये जो एक सुप्रीम कोर्ट से इन जजेस से तवक्को करना ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन जजेस में से बहुत सारे जज की शोहरत ही ऐसी नहीं है कि वो अपने फैसले पहले हुकूमत से शेयर करेंगे, या वो चाहते हैं कि जो फायज ईसा साहब ने जो स्टेटस को क्रिएट किया है इसको कंटिन्यू किया जाए। वो भी बड़ा मुश्किल है कंटिन्यू होना, क्योंकि थोड़ी सी भी इंडिपेंडेंस आएगी तो। अब उसके बाद लेकिन सवाल फिर यही होता है कि जब ये दोनों मकासद आपके अचीव नहीं हो रहे तो आप आइन का हुलिया क्यों बिगाड़ रहे हैं। 1999 से ये चीज सेटल थी कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। उससे जजों की जो पॉलिटिक्स है अंदर चीफ जस्टिस बनने की वो खत्म हो गई थी, आपने उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, उसकी कोई तुक ही नहीं, अभी तक समझ ही नहीं आई है कि उसका मतलब क्या है। मसलन देखिए ना, अब आप केस फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, आप कहेंगे मेरी सैलरी के ऊपर जो टैक्स लगा है ये स्टैट्यूट के भी खिलाफ है बट आइन के भी खिलाफ है। तो अब आप मुझे बताएं, वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में चैलेंज करेंगी, आप लीगल में करेंगी, डिस्टिंग्विश कैसे होगा। अच्छा, तो लेकिन ना फवाद साहब सर है ना पैर। हाँ, मुझे दो सवाल आपकी गुफ्तगू से। मैं एक तो पहले ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा मुद्दा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाएं, इस पर क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि जी जस्टिस फायज ईसा साहब को अकोमोडेट किया जा रहा है। तो अब ये भी वाजे नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर रजामंद हो गई है हुकूमत, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि उन्होंने फायज ईसा साहब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, या उनके लिए भी कोई एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। इन फायज ईसा साहब के बारे में तो यही है कि ही इज यूज्ड एंड अब्यूज्ड, और आज उन्होंने कह भी दिया है कि मैं अब जो आज उन्होंने डायलॉग भी किया हामिद खान साहब से कि आपकी पिटीशन में अब फाइल नहीं, मैं नहीं लगा रहा, मेरे बाद लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि फायज ईसा साहब की तो जो उम्मीदें हैं वो काफी हद तक दम तोड़ गई हैं। हालांकि उन्होंने बड़ी दौड़ लगाई चीफ जस्टिस में अपनी पोजीशन रिटेन करने के लिए और वो आगे जाने के लिए, लेकिन यूं लगता है कि उनकी हद तक तो ये वाजे हो रहा है कि वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि जजेस की एज जो है वो 65 ही रही है, वो नहीं बढ़ाई जा रही। तो चूंकि एज नहीं बढ़ाई जा रही तो इसलिए वो फायज ईसा साहब जो है वो वहीं पे उनकी जो है वो रिटायरमेंट है। लेकिन ओवरऑल भी मैं तो हैरान हूँ, कोई इस मुल्क में अपने पांव से आगे सोचने को तैयार नहीं है। आप देखें, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाना या प्रोविंशियल आईनी अदालतें बनाने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बना रहे हैं, आप फेडरेशन तोड़ रहे हैं। यहाँ पहले 18वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की फेडरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया है और इतनी सुबाहियत पाकिस्तान में फैला दी है कि हर शख्स जो है वो अब सिंधी, पंजाबी
बलोची और पख्तूनख्वा का, खैबर पख्तूनख्वा का पहले बन गया, पाकिस्तानी पाकिस्तानी बाद में बात बन में गया। है, सही कह रहे मसाइल सारे हैं। सूबों को दे दिए हैं, ना कोई सर है ना पैर है। अब देखिए ना, पानी का मसला है, पानी के मसले के ऊपर सिंध की आईनी अदालत का व्यू प्रो सिंध होगा, पंजाब की आईनी अदालत का व्यू प्रो पंजाब होगा। इस तरह थोड़ी फेडरेशन चलती है। नहीं, लेकिन और अब फवाद एस्टैब्लिशमेंट साहब पे भी मैं हैरान हूँ।